प्राइमर हट गया था, इस जगह से प्राइमर हट गया, इस जगह से प्राइमर को हटा दिया। यहां पर कोई प्राइमर था और इस प्राइमर को किसने हटा दिया, इस यहां पर कोई प्राइमर था, इस प्राइमर को हटा दिया किसने, आरएनएज H और FAN1 ने। टीलोमरेज अब आता है और जो पहले से 3 प्राइम एंड है उस खुद के पास अपना खुद का टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट को इस्तेमाल करते हुए 3 प्राइम एंड के ऊपर और डीएनए वाली सीक्वेंस को ऐड और न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है। इस तरीके से टीलोमरेज ने क्या किया, जो पहले से स्ट्रैंड लंबा था, जो स्ट्रैंड पहले से लंबा था उस स्ट्रैंड को और ज्यादा लंबा कर दिया, उसने स्ट्रैंड को और ज्यादा लंबा कर दिया। ध्यान रखना टीलोमरेज जो प्राइमर रिमूवल से गैप हुआ तो उस गैप को नहीं भर रहा है, जो स्ट्रैंड पहले से लंबा है उस स्ट्रैंड को और ज्यादा लंबा कर रहा है। तो उससे क्या फायदा हुआ, उस स्ट्रैंड को और ज्यादा लंबा करने का क्या फायदा हुआ, टीलोमरेज ने जो स्ट्रैंड लंबा था उस स्ट्रैंड को और ज्यादा लंबा किया, उस स्ट्रैंड को और ज्यादा लंबा करने का क्या फायदा हुआ, तो उसको और ज्यादा लंबा करने का दोस्तों ये फायदा हुआ कि अब इस लंबे स्ट्रैंड के सामने वापस डीएनए पॉलीमरेज अल्फा आए और डीएनए पॉलीमरेज अल्फा यहां पर आरएनए प्राइमर को जोड़े, यहां पर क्या जोड़े, आरएनए प्राइमर को जोड़े। सपोज इस जगह पर उसने कहीं पर आरएनए प्राइमर को जोड़ा और आरएनए प्राइमर को जोड़ने के बाद उसने इस गैप को फिलफिल भी किया। सपोज उसने यहां पर गैप को फिलफिल भी कर दिया, यहां पर कुछ न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर यहां से यहां तक गैप को फुलफिल भी किया। और जैसे ही ये गैप फिलफिल हुआ, ये किसने किया, ध्यान रखना ये किसने किया है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ने। उसने आरएनए प्राइमर भी जोड़ा, उसने डीएनए भी जोड़ा, डीएनए और आरएनए ने, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ने। फिर इस प्राइमर को हटा दिया गया, यहां से प्राइमर को वापस हटा दिया गया, प्राइमर रिमूव्ड बाय, प्राइमर रिमूव्ड बाय, आपको अच्छी तरीके से पता है प्राइमर कौन रिमूव करेगा, तो प्राइमर वुड बी रिमूव्ड बाय आरएनएज H एंड FAN1। अभी भी 3 प्राइम स्ट्रैंड पर आप देख सकते हैं गैप है, पर पहले के मुकाबले में पहले तो लंबाई ये थी, वो वाला काम तो हमारा हो ही चुका है, उतना डीएनए तो सिंथेसिस हो ही चुका है। वैसे उल्टा अब कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं है, नो इंफॉर्मेशन इज मिसिंग। सो इन अदर वर्ड्स टीलोमरेज एक्सटेंड ओवरहैंग 3 प्राइम एंड thus allow primer to be synthesized against elongated DNA. So even if primer is removed, no information is lost। ठीक है, बात क्या हुई कि भाई हमारा एंड तो यहां पर था, यहां पर प्राइमर जोड़ते तो ये इंफॉर्मेशन मिसिंग हुई, तो हमने क्या किया, स्ट्रैंड को थोड़ा और लंबा ऐड कर दिया, तो इस स्ट्रैंड को और लंबा बना दिया, और ये लंबा किसने जोड़ कर दिया, लंबा किसने कर दिया, ये लंबा कर दिया है हमारे टीलोमरेज ने। फिर यहां पर प्राइमर जोड़ा, प्राइमर जोड़कर सिंथेसिस की और प्राइमर हट भी गया, तब भी अभी तो इतना डीएनए वैसे भी वो एक्स्ट्रा है ना, तो हमारा ब्लैक वाला जो डीएनए था उससे तो ज्यादा डीएनए मौजूद है, इसलिए अब कोई समस्या है ही नहीं। डायग्राम नहीं बनाना है बेटा, कंक्लूजन की बात लिखनी है। डायग्राम आपको जहां समझ में आए वहां बनाओ, बट आपको ये बात काम की, कंक्लूजन ये काम की बात है। यानी टीलोमेयर पर अभी भी डीएनए डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, अभी भी वहां पर ओवरहैंग देखने को मिलता है। और ये जो बातें कर रहे हैं ये हम कहां पर देखने को मिल रही है, इट इज अकरिंग इन स्टेम सेल्स। एंड
जर्म सेल्स, वहां पर ये बात अप्लाई होती है ताकि वहां पर इंफॉर्मेशन कम ना हो। टेलोमेरेज एक्सप्रेस नहीं होते क्यों? रेगुलेशन क्या आता है, रिप्रेस करके रखा जाता है, इसलिए वहां एक्सप्रेस नहीं होते, है ना। आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आगे हम यही तो पढ़ने वाले हैं, हाउ जीन रेगुलेशन इज परफॉर्म्ड इन यूकैरियोटिक सिस्टम। सो टेलोमेरेज का जीन होता तो हर सेल के पास है, पर एक्सप्रेशन हर सेल में नहीं होता। एक्सप्रेशन कहां पर होता है? मेनली स्टेम सेल्स, जर्म सेल्स के अंदर। इनको नॉर्मल सोमेटिक सेल में एक्सप्रेस होने से रोका जाता है। कई सारे रिप्रेसर्स होंगे जो इसको रोक रखेंगे। ओके, सब बढ़िया बेटा। सो वी शुड ऑलवेज वेलकम द चेंज। डिवाइस पे से प्रॉब्लम है, उसको सपोर्ट में डालो, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। वेरी गुड, आगे बात करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, टेलोमेर का एंड आपका ऐसा है, तो यहां पर कई सारे प्रोटीन, क्योंकि एक्सोन्यूक्लियस को नुकसान कर सकता है, ऐसे कट कर सकता है, दो अलग अलग क्रोमोसोम्स के डीएनए आपस में आकर चिपक सकते हैं, इस तरीके से दो डीएनए आपस में आकर लाइगेट हो सकते हैं। तो टेलोमेर के एंड्स को प्रोटेक्ट करके रखना जरूरी है, और टेलोमेर के अंदर जो नंबर ऑफ रिपीट्स है उसके ऊपर भी निगरानी करके रखनी जरूरी है कि भाई नंबर ऑफ रिपीट सही है या नहीं, एक लेवल से कम तो नहीं हो गए। इन सब के बारे में कुछ कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वह रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर हम सैक्रोमाइसिस सर्वेसाई, जिसे बडिंग ईस्ट भी कहा जाता है, बडिंग ईस्ट की बात करें तो बडिंग ईस्ट के अंदर जो डबल स्ट्रैंड पोर्शन है टेलोमेरिक, हम ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है, यहाँ पर कोई एक रिपीट है, फिर यहाँ पर कोई दूसरा रिपीट है, इस तरीके से देयर आर सम रिपीटेटिव डीएनए, इस तरीके से रिपीटेटिव डीएनए। तो जो रिपीटेटिव डीएनए है यहाँ पर, इस रिपीटेटिव डीएनए को आकर बाइंड करते हैं। इस रिपीटेटिव डीएनए पर आकर बाइंड कर जाते हैं कुछ प्रोटीन, रेफर टू एज RAF1। RAF1 प्रोटीन डायरेक्टली आकर कहां बाइंड होता है? डबल स्ट्रैंड पोर्शन पर, और RAF1 के साथ आकर बाइंड हो जाते हैं कुछ प्रोटीन लाइक RIF2 एंड RIF1, वो डबल स्ट्रैंड पोर्शन पर आकर बाइंड हो जाते हैं। और इस जगह पर आने के बाद वो टेलोमेरेज एक्टिविटी, ऑब्वियसली यहां पर टेलोमेरेज एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं, इतनी सी बात लिख सकते हैं, जहां डबल स्ट्रैंडेड रिपीट्स होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड रिपीट्स वाले पोर्शन पर कौन आकर बाइंड होता है? तो डबल स्ट्रैंडेड रिपीट्स वाले पोर्शन पर आकर बाइंड होता है RAF1, और RAF1 के साथ एसोसिएट होते हैं RIF1 एंड 2, एंड दे इनहिबिट टेलोमेरेज। इतनी सी बात लिखी जा सकती है, इनहिबिट टेलोमेरेज। और जो सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन है, जहां पर सिंगल स्ट्रैंडेड रिपीट है, वहां पर आकर बाइंड होता है CDC13। जैसे ही यहां से ऑब्वियसली प्राइमर हटा, और प्राइमर हटते ही, प्राइमर रिमूवल होते ही सिंगल स्ट्रैंड हुआ, तो प्राइमर रिमूवल हुआ, प्राइमर रिमूवल होते ही यहाँ का डीएनए सिंगल स्ट्रैंड हुआ किनारे से, तो सिंगल स्ट्रैंड रिपीट पर बाउंड होता प्रोटीन CDC13 एंड इट रिक्रूट टेलोमेरेज। CDC13 क्या करता है? इट रिक्रूट्स टेलोमेरेज, ताकि बडिंग ईस्ट के अंदर टेलोमेर की लेंथ को मेंटेन करके हमेशा रखा जा सके। बेटा ओम, टेलोमेरेज के बारे में क्या पढ़ा है? ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? इसका मतलब आपने ध्यान से नहीं सुना क्या? टेलोमेरेज का डायग्राम नहीं देखा था आपने? बेटा ये क्या पूरी बात की थी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, इसके पास खुद का आरएनए है ना। तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट कैसे हुआ बेटा? जब लिखा है कि आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, आरएनए को टेम्पलेट इस्तेमाल करता है बेटा। कहां खो रहे हो, कहां पर ध्यान है? ठीक है, तो वापस बता देता हूं कि बडिंग ईस्ट में टेलोमेर की लेंथ को प्रोटेक्ट करना और मेंटेन करने में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन रोल प्ले करते हैं। जो डबल
सिंगल स्ट्रैंडेड रिपीटेड पोर्शन है वहां पर दोस्तों बाइंड होते हैं, वहां पर दोस्तों प्रोटीन बाइंड होते हैं रेफ वन के साथ रिफ टू प्रोटीन इंटरेक्ट करते हैं। जो सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन होता है दोस्तों वहां सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन के अंदर आकर बाइंड होता है CDC13 और CDC13 रिक्रूट करता है टीलोमरेज को ताकि क्रोमोसोम्स के एंड छोटे ना हो। नहीं गैप फिल नहीं होगा, गैप फिल होने की कहां जरूरत है, प्राइमर रिमूव हो गया, गैप फिल नहीं होगा, ओवरहैंग ही होता है डीएनए हमेशा किनारे पर। ठीक है बेटा, बता दिया ना फ्लो चार्ट पर बेटा, ये सब ये इतनी सी बात लिखनी है, इतनी सी बात आपको लिखनी है। जो लिखने वाली बात मैंने यहाँ पर, आप चाहो डिटेल में लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो और शॉर्ट में लिखना चाहो तो इतनी सी बात लिख दो, किसके अंदर जो आपको इच्छा हो वैसे लिखो। अब ईस्ट के अंदर इवन देखा गया है कि टीलोमेर की लेंथ को रेगुलेट किया जाता है, न तो लेंथ को बढ़ने दिया जाता है न लेंथ को घटने दिया जाता है, एक्सपेरिमेंट से इसको प्रूव भी किया गया है। ठीक है, तो हाँ बडिंग ईस्ट के टर्मिनस पर ही होता है। रिफ क्या है, प्रोटीन का नाम है, रिफ भी प्रोटीन का नाम है, रैप भी प्रोटीन का नाम है। ठीक है, और रिफ और रैफ का काम क्या है, टीलोमरेज को इनहिबिट करना है। इतना लिखा हुआ है फिर भी वापस रिफ 1 एंड 2 क्या कर रहे हैं, टीलोमरेज को इनहिबिट कर रहे हैं। फौजिया टीलोमरेज एक्सटेंशन का तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है कि 3 प्राइम एंड को बस इतनी सी तो बात लिखनी है, उसमें तो लिखना ही इतनी सी बात थी कि टीलोमरेज क्या करता है, 3 प्राइम एंड को एक्सटेंड कर देता है ताकि एक्सटेंड पोर्शन के आगे प्राइमर जोड़ा जा सके और फिर डीएनए सिंथेसाइज किया जा सके। अब अगर ये प्राइमर हट भी गया तो हमें क्या प्रॉब्लम, वैसे भी तो एक्सटेंडेड पोर्शन के अगेंस्ट से हटा है, हमारी लेंथ, हमें तो कोई लॉस नहीं हुआ। हमारा लॉस तो यहाँ पर अगर होता तो लॉस होता, पर अब यहाँ तो कोई लॉस नहीं हुआ। बस इतनी सी बात याद रखनी है ना, कि हमने क्या किया कि पहले ही उस पोर्शन को बढ़ा दिया ताकि अगर लॉस भी हो तो हमारा लॉस ना हो। लॉस किसके अगेंस्ट हो रहा है, एक्सटेंडेड रीजन के अगेंस्ट हो रहा है, और एक्सटेंडेड रीजन के अगेंस्ट लॉस हो रहा है तो हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर नहीं बढ़ाएगा तो हमारा लॉस है, इसलिए हमने 3 प्राइम एंड को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। अब प्राइमर जुड़ा गया, वहां से प्राइमर हटता भी है तो डीएनए का जो लॉस हो रहा है वो एक्सटेंडेड डीएनए के सामने से हो रहा है, उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमारा डीएनए, हमारा काम तो हो गया ना। चलो, तो हमने क्या कहा, देयर इज सम काइंड ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। इस सेल में देखा गया है कि इवन टीलोमेर की लेंथ को मेंटेन करके रखा जा सकता है। कैसे, एक्सपेरिमेंटली दोस्तों क्या किया गया, इन वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट व्हाट वाज बीइंग डन इज कि क्रोमोसोम्स के अंदर टीलोमेर्स को एक्सपेरिमेंटली इलोंगेट कर दिया गया है ना, टीलोमेर्स को लंबा कर दिया गया। मान लो नॉर्मली 50 रिपीट होते हैं, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, 50 की बजाय 100 रिपीट कर दी, नंबर ऑफ रिपीट्स बढ़ा दी। देखा अब क्या होता है, जैसे जैसे यीस्ट रेप्लिकेट करता है, क्या 100 के 100 रिपीट रहते हैं या उनके रिपीट में कोई फर्क आता है। ठीक है, तो टीलोमेर रिपीट आपने बढ़ा दिया, पर जैसे जैसे डिवाइड होता है, यानी टीलोमेर रिपीट आपने ज्यादा करके रखा 100, पर जैसे जैसे यीस्ट डिवाइड होता है तो अब नंबर ऑफ टीलोमेर रिपीट और घटकर 80 हो जाते हैं, और जैसे जैसे घटते जाते हो वैसे वैसे टीलोमेर की लेंथ घटकर 50 हो जाती है। यानी आपने 100 किए भी थे तो जैसे जैसे डिवीजन करते हैं वापस टीलोमेर की लेंथ 100 से घटकर कहां पर पहुंच जाती है दोस्तों, 50 के आसपास पहुंच जाती है। यानी ज्यादा टीलोमेर की लेंथ आपने बढ़ाकर भी रखी तो वापस नॉर्मल लेंथ तक पहुंच जाते हैं। उसी तरीके से अगर आपने 50 की बजाय 25 टीलोमेर की लेंथ कर दी, साइंटिस्ट ने क्या किया, 50 रिपीट होते नॉर्मली 25 कर दी, छोटे कर दिए, और देखा कि अब इनको डिवाइड कराते हैं। डिवाइड करने के बाद टीलोमेर की लेंथ छोटी थी, अगले राउंड में टीलोमेर की लेंथ वापस बढ़ गई और फाइनली कहां पर पहुंच गई, 50 के आसपास पहुंच गई। इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें क्या समझ में आया, एक्सपेरिमेंट से उन्हें समझ में आया कि टीलोमेर की लेंथ को मेंटेन करके रखा जाता है। आप 100 भी करके रखते हो तो फाइनली वह कहां पर आकर रुकता है, 50 के आसपास। आप अगर नंबर ऑफ रिपीट्स को 25 भी करके रखते हो तो सक्सेसिव डिवीजन के अंदर नंबर ऑफ रिपीट्स कहां पर पहुंच जाते हैं, 50 के आसपास। इधर उधर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, और इधर की तरफ धीरे धीरे वह घटते जा रहे हैं, और कहां पर आकर रुकते हैं, जहां पर
एक्चुअल लेंथ थी। ठीक है, सो नंबर ऑफ रिपीट्स, इससे ये समझ में आता है कि नंबर ऑफ रिपीट्स आर फिक्स्ड इन पर्टिकुलर स्पीसीज। अगर आप बढ़ा भी दो तो वो घट जाते हैं, कम कर दो तो वापस नॉर्मल मेंटेन हो जाते हैं। किसके अंदर बात कर रहे हैं हम? स्टेम सेल्स में बात कर रहे हैं, जर्म सेल्स में बात कर रहे हैं। हाँ, जिन स्पीशीज में नंबर ऑफ रिपीट्स ज्यादा होते हैं वो ज्यादा बार डिवाइड कर पाते हैं, क्योंकि नॉर्मल सोमेटिक सेल, क्योंकि उनमें धीरे धीरे कटेगा, और जिसमें नंबर ऑफ रिपीट्स कम है वो कंपैरेटिवली जल्दी सेनेसेंस पर पहुंच जाएंगे, वो इतने ज्यादा बार डिवाइडेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आया? तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर आप एक्सपेरिमेंटली टीलोमेर के नंबर, टीलोमेर के रिपीट के नंबर को बढ़ा दो, तो ये पाया गया कि वापस बढ़े हुए रिपीट्स धीरे धीरे जैसे से डिवाइड करता है ईस्ट, नॉर्मल नंबर पर पहुंच जाता है। अगर आप नंबर ऑफ रिपीट्स को कम कर दो ईस्ट के अंदर, तो आप देखते हो धीरे धीरे नंबर ऑफ रिपीट्स वापस बढ़कर नॉर्मल नंबर पर पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ईस्ट के अंदर नंबर ऑफ रिपीट्स कितने होंगे उसको रेगुलेट करने का कोई ना कोई मैकेनिज्म मौजूद है, और माना जाता है कि ऐसा ही मैकेनिज्म बाकी स्पीसीज के अंदर भी मौजूद होता है, जिससे नंबर ऑफ रिपीट्स को कांस्टेंट मेंटेन करके रखा जा सके जर्म सेल्स में और स्टेम सेल्स के अंदर। जिन स्पीसीज में नंबर ऑफ रिपीट्स ज्यादा होते हैं वह ज्यादा बार कल्चर कंडीशंस में डिवाइड कर पाते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रिपीट्स कम होते हैं स्पीसीज में, वो उतनी बार प्रोलिफरेट नहीं कर पाते सेल डिवीजन कंडीशंस में। ठीक है, समझ में आया? तो ये बातें लिखनी है इस डायग्राम से। सो एक्सपेरिमेंटली proved that yeast cell can control the length of their telomere। आगे बात करते हैं बच्चों। अब ह्यूमन सेल्स की बात करें। ह्यूमन सेल्स के अंदर भी वही 3 प्राइम ओवरहैंग है। यहां पर भी दोस्तों जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वहां पर आकर बाइंड होते हैं टीलोमेर रिपीट बाइंडिंग फैक्टर 1, टीलोमेर रिपीट बाइंडिंग फैक्टर 2, उसके साथ इनटू टीपीपी1, ये सारे प्रोटीन यहां पर, और पॉट1 यहां पर आकर बाइंड होते हैं। पॉट1 स्टैंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टीलोमेर। ये सारे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सो टीलोमेर रिपीट बाइंडिंग फैक्टर 1, टीलोमेर रिपीट फैक्टर बाइंडिंग 2, वो डबल स्टैंडर्ड टीलोमेरिक रिपीट्स पर आकर बाइंड होते हैं। उसके साथ आकर बाइंड हो जाते हैं टिन2, टीपीपी1 और पॉट1। ये सब मिलकर एक असेंबली बनाते हैं जिसके लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है दोस्तों, दैट इज रेफर्ड टू एज शेल्टर इन। क्या टर्म इस्तेमाल की जाती है इनके लिए? द टर्म इज रेफर्ड टू एज शेल्टर इन। ये जो कॉम्प्लेक्स बना, शेल्टर इन टर्म किसके लिए इस्तेमाल की गई? शेल्टर इन टर्म इस्तेमाल की गई डबल स्टैंडर्ड टीलोमेरिक रिपीट पर ये स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसमें कौन कौन से प्रोटीन है? तो एग्जाम में पूछा जाए तो टीलोमेर रिपीट बाइंडिंग फैक्टर 1, 2, टिन प्रोटीन 2, टिन प्रोटीन 2 और टिन प्रोटीन 2 के साथ है टीपीपी1। टीपीपी1 के अलावा यहां पर एक और प्रोटीन है दैट इज व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोटेक्शन ऑफ टीलोमेरिक एंड, दैट इज रेफर्ड टू एज पॉट1। ताकि यहां पर डीएनए, क्योंकि उन्हें लगेगा ना यहां पर कुछ गड़बड़ है, इसको गड़बड़ लगेगा, रिपेयर मशीनरी को लगेगा कि यहां पर कुछ गड़बड़ है। रिपेयर मशीनरी यहां पर आएगी और अपना दिमाग लगाने की कोशिश करेगी। रिपेयर मशीनरी को ये संदेश देगा कि नहीं ये नॉर्मल बात है, तुम ज्यादा परेशान मत करो, तुम जाओ यहां से, तुम इस
किनारे को ठीक नहीं कर सकते, तुम चले जाओ चुपचाप यहां से। तो रिपेयर मशीनरी यहां पर काम ना करे, अपना दिमाग ना लगाए। रिपेयर मशीनरी से हिफाजत करने का काम करने वाले समूह प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को कहा गया शेल्टरिन। और शेल्टरिन में कौन कौन से प्रोटीन है, तो हम कह रहे हैं यहां पर TRF1 है, TRF2 है, TIN2 है, TPP1 है और POT1 है। ये 5 पंच है, 5 सरपंच है। 5 सरपंच कौन है, जो शेल्टरिन डीएनए को पनाह देते हैं कि रिपेयर मशीनरी यहां पर छेड़छाड़ ना करे। तो ये रिपेयर मशीनरी से बचाने का कार्य, महान कार्य करने वाले ये 5 पंच कौन है, तो ये 5 पंच या 5 सरपंच कौन है, तो वो है TRF1, TRF2, TPP1, TIN2, POT1। इसमें समझना नहीं है, इसमें लिखना है कि ये सब प्रोटीन कॉम्प्लेक्स यहां पर आकर बाइंड हुआ। ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 5 लोगों का ये कॉम्प्लेक्स आकर बाइंड हुआ। इस कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है शेल्टर इन, जो किससे बचाता है, रिपेयर मशीनरी से। किससे बचाता है, ये 5 प्रोटीन्स का समूह, इसे कहा जाता है शेल्टर इन। उसके अलावा सम अदर प्रोटीन्स में ऑल्सो भी बाउंड, जैसे RAF1 प्रोटीन है, वह भी बाउंड हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात की जो POT1 है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, POT1 है वह इनहिबिट करता है टीलोमरेज को। इट इनहिबिट टीलोमरेज। जबकि इसके कॉन्ट्रास्ट अभी हमने बडिंग ईस्ट में देखा था, वहां CDC13 था जो टीलोमरेज को रिक्रूट कर रहा था, प्रमोट कर रहा था। तो ज्यादातर ह्यूमन सेल्स में POT1 प्रोटीन अगर बाउंड है, और वो तभी बाउंड होगा सफिशिएंट अमाउंट में जब टीलोमेर की लेंथ प्रॉपर हो। टीलोमेर की लेंथ कम हो जाएगी तो फिर POT1 सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पर, क्योंकि POT1 सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पर भी बाइंड हो सकता है। POT1 कैन also bind to सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, और वहां पर बाइंड होकर वो क्या करता है, लिखा होगा POT1 also bind directly to single stranded telomerase repeat DNA and inhibit telomerase activity। पर अगर इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की अमाउंट कम हो जाए तो POT1 बाइंड नहीं होगा, और POT1 बाइंड नहीं हो तो फिर टीलोमरेज आ सकता है। पर जब तक प्रोटेक्शन ऑफ टीलोमेर है, प्रोटेक्शन ऑफ टीलोमेर प्रोटीन है, तब तक टीलोमरेज वहां पर आसपास भी नहीं फटक सकता। पर एक क्रिटिकल लेंथ से सिंगल स्ट्रैंड डीएनए कम हुआ तो POT1 बाइंड नहीं हुआ, POT1 बाइंड नहीं हुआ तो टीलोमरेज वहां पर आकर काम कर सकता है। ठीक है, नोट डाउन करो कि ह्यूमन सेल्स के अंदर डबल स्ट्रैंडेड जो रिपीट्स हैं वहां पर बाइंड होते हैं 5 प्रोटीन्स, जो कि शेल्टर इन असेंबली बनाते हैं ताकि रिपेयर मशीनरी वहां छेड़छाड़ ना करे। और ये 5 प्रोटीन कौन कौन से हैं, TRF1, TRF2, TPP1, TIN2, POT1। जो सिंगल स्ट्रैंडेड रिपीटेड पोर्शन है वहां पर आकर बाइंड होता है POT1, और POT1 का काम है टीलोमरेज को रोकना कि भाई अभी सब कुछ सही है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। जब सिंगल स्ट्रैंड डीएनए कम हो जाएगा, छोटा पड़ना शुरू होगा, तो फिर POT1 बाइंड नहीं होगा और टीलोमरेज आ सकता है। दैट्स इट। हाँ, क्योंकि ये बेसिकली बिल्कुल रिपेयर मशीनरी को इसीलिए तो हम रोक रहे हैं कि तुम मत आओ, ये एक एरर ऐसी है जो रहेगी किनारे पर, ऐसा ही रहेगा, तुम अपना दिमाग मत लगाओ। ये ऐसा डैमेज है जिसे रिपेयर नहीं किया जा सकता, तुम भी दिमाग मत लगाओ कि ये किनारा सिंगल स्ट्रैंडेड क्यों है। ठीक है, हाँ, तो ये एरर होती है, पर इसका रिपेयर मशीनरी को यहां पर रिक्रूट नहीं किया था। चलो आगे बात करें, ह्यूमन सेल की क्या स्थिति है वो समझ में आई। चलो फटाफट यस, आगे देखो। नहीं, RAF1 का नाम भी रखे तो चलेगा काम, है ना। RAF1 को आप मारो गोली, है ना। RAF1 तो बेसिकली हमने इसका होमोलोग बताया, इधर की तरफ RAF1 था ना, इसका होमोलोग बताया। RAF1 यहाँ वाला प्रोटीन, कुछ ऐसा प्रोटीन को यहाँ पर बताने की कोशिश की हमने। ठीक है, कि RAF1 यहाँ पर होमोलोग प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, तो RAF1 का काम बेसिकली वापस वही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ आकर बाइंड होना है। ये ईस्ट का होमोलोग है, ईस्ट होमोलोग, ये ईस्ट होमोलोग है।
ठीक है, ये भी डबल स्ट्रैंड रिपीट पर आकर बाइंड हो सकता है, पर शेल्टर इनका हिस्सा नहीं। ओके, चलो, अरे कहां रहने दें, ऐसे कहां से रहने दें, क्या एप्लीकेशन ही पढ़ के जाएंगे क्या हम CSR नेट एग्जामिनेशन में? ऐसे मत करो, मेरे शेर बच्चे हो। अभी कहां रहने दें, अभी बहुत अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं, आगे देखो। ऐसे कैसे CSR क्लियर होगा इतनी जल्दी, हिम्मत हारोगे तो? मैं भी खुश हूं, मैं भी रहने दे दूंगा, पर फिर ऐसे कोर्स थोड़ी कंप्लीट होगा बच्चों। हम एक दोनों मिलकर एक एम के लिए साथ में जुड़े हुए हैं, टाइम पास करने के लिए नहीं। ब्रेक अभी छोटा सा हो जाएगा शिकार, वो अभी इकोलॉजी से पहले, अभी खत्म होने वाला, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अब दोस्तों, डीएनए आपका 3 प्राइम ओवरहैंग तो होता है, पर ध्यान रखना 3 प्राइम ओवरहैंग ऐसे लीनियर नहीं होता, बल्कि एक टी लूप जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। टी लूप स्ट्रक्चर में क्या क्या है, ये देखो 3 प्राइम एंड ने यहाँ पर घुसपेट कर दी, यहाँ पर इस तरीके का आपको अगर बनाना है तो इस तरीके से, जो 3 प्राइम एंड है इसको ऐसे करके घुसपेट करा दो, ऐसे 3 प्राइम एंड को, ये आपके पास 3 प्राइम स्ट्रैंड को किसके साथ, 5 प्राइम स्ट्रैंड, ये इस तरीके से कर लो कि ये हमारा 5 प्राइम स्ट्रैंड था। मैं थोड़ा दूर ज्यादा बना दिया, इसको थोड़ा पास बनाते हैं। अगर आपको बनाना है स्ट्रक्चर को तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये 3 प्राइम स्ट्रैंड को इस तरीके से, ये 3 प्राइम स्ट्रैंड, और ये हमारा सामने वाला ऑपोजिट स्ट्रैंड था, ऑपोजिट स्ट्रैंड को यहाँ से डिस्प्लेस करा दो इधर से, तो 3 प्राइम वाला अंदर की तरफ ऐसे घुस जाता है यहाँ पर, ऐसा कुछ, यानी 3 ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको देखने को मिल सकता है। ये 5 प्राइम ओवरहैंग वाले ने देखो घुसपेट कैसी खतरनाक घुसपेट की, यहाँ पर इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। कैसा डीएनए बन रहा है, डबल स्ट्रैंडेड की ट्रिपल स्ट्रैंडेड? ये जो टी लूप स्ट्रक्चर है, कैसा, डबल स्ट्रैंडेड की ट्रिपल स्ट्रैंडेड? कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर, एक स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड और तीसरा स्ट्रैंड। इसे क्या कहते हैं, टीलोमेर पर जो लूप बनता है वो टीलोमेरिक लूप है। और यही नहीं, यहाँ पर खूब सारे प्रोटीन और आकर बाइंड हो जाते हैं। कौन से प्रोटीन, वो पता ही है, यहाँ पर भी कई सारे प्रोटीन हैं जो, और यहाँ पर भी खूब सारे प्रोटीन्स हैं जो बाउंड है, जिससे अब क्रोमोसोम के किनारे स्टिकी है नहीं, यहाँ पर टीलोमेर पर एक ये सारी स्ट्रक्चर्स थे। कौन से प्रोटीन है, वापस वही सारे प्रोटीन है जो हमने पिछले पढ़े है ना, ट्रिपल स्ट्रैंडेड टी लूप स्ट्रक्चर में। जैसे पॉट 1 प्रोटीन यहाँ पर बाउंड है ना, यहाँ पर पॉट 1 प्रोटीन बाउंड है, यहाँ पर TRF टीलोमेर रिपीट बाइंडिंग फैक्टर 1 बाउंड है, TRF2 बाउंड है, इस तरीके से खूब सारे प्रोटीन दोस्तों यहाँ पर बाउंड है, ध्यान रखिएगा। बाकी जितने भी प्रोटीन हमने पढ़े हैं वो सारे सारे यहाँ पर बाउंड है, ठीक है। इसका मतलब अब एक्सोन्यूक्लियस इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, देयर इज नो एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस का कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि किनारा है ही नहीं। नो स्टिकी एंड, कोई क्रोमोसोम आपस में नहीं चिपक सकते, नो स्टिकी एंड, कोई स्टिकी एंड नहीं है, क्योंकि वहां पर एक स्पेशल तरीके का स्ट्रक्चर है जिसे टी लूप कहते हैं। हाँ, इसको यहां से कट कर दो, टीलोमेर को हटा दो, तो फिर 2 क्रोमोसोम आपस में चिपक सकते हैं। सो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं टीलोमेयर्स they protect ends of chromosomes from exonuclease and do not allow chromosomes to fuse, chromosomes को fuse भी नहीं होने देते, ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखना है। ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है, स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं टी लूप स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने रिपीट कर दिया कि जो 3 प्राइम ओवरहैंग है वो वापस अंदर जाकर छुप जाता है, किनारे पर रहा तो एक्सोन्यूक्लियस को उसकी बैंड बजा सकता है, ऐसा ना हो तो अपनी पूंछ को दबा देता है अंदर की तरफ, पूंछ अंदर की तरफ छुपा दी, और सिर्फ यही नहीं, खूब सारे प्रोटीन और आकर बाइंड हो जाएंगे, और खूब सारे प्रोटीन और आकर बाइंड हो गया तो अब इसका बाल भी बांका नहीं होगा, कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक्सोन्यूक्लियस की अब हमें परवाह नहीं है, और नई 2 क्रोमोसोम्स आपस में आकर चिपक पाएंगे, ठीक है। यहां तक बात, चलो अब थोड़ी सी और आगे बात करते हैं दोस्तों।
आपको पता है कि डीएनए के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उसे क्या कहते हैं, हम क्रोमेटिन कहते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर क्रोमोसोम की जैसी स्ट्रक्चर तो सिर्फ और सिर्फ आपको कहां दिखाई देगी, मेटाफेज में देखने को मिलेगी। कहां देखने को मिलेगी, मेटाफेज। वो कहां पर आती है, एम फेज में, एम फेज के अंदर। बाकी G1 फेज में, S फेज में, G2 फेज में आपको एक तो न्यूक्लियस यानी जिसको मिलाकर हम इंटरफेज कहते हैं, इंटरफेज अवस्था के अंदर आपको ऐसे क्रोमोसोम दिखाई नहीं देंगे, न्यूक्लियस दिखाई देगा और क्रोमोसोम में जो डीएनए है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा, डिफरेंट क्रोमोसोम्स किस तरीके के फॉर्म में पाए जाएंगे, क्रोमेटिन के फॉर्म में पाए जाएंगे। किस फॉर्म में पाए जाएंगे, क्रोमेटिन के। खुले हुए इस क्रोमोसोम जैसी स्ट्रक्चर दिखाई नहीं होगी। सो यहां से क्या लिखना है कि ड्यूरिंग इंटरफेस chromosomes are in form of chromatin। किस फॉर्म में, क्रोमेटिन के फॉर्म में। क्रोमो ऐसी स्थिति में नहीं है, कंडेंस नहीं है। हालांकि ये अलग अलग क्रोमोसोम अपनी टेरिटरी बना के रखते हैं। ये फर्स्ट क्रोमोसोम हो सकता है ना, ये फर्स्ट क्रोमोसोम हो सकता है, ये कोई सेकंड क्रोमोसोम, डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं, वो अपनी डिफरेंट टेरिटरी, ये सेकंड क्रोमोसोम हो सकता है, थर्ड क्रोमोसोम हो सकता है। डिफरेंट क्रोमोसोम अपना अपना साम्राज्य अलग अलग जगहों पर बनाकर रखते हैं, जिसे क्रोमोसोम टेरिटरी कहते हैं। कौन से प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो हम सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। अब दोस्तों ये क्रोमेटिन नाम की क्या चीज है, तो क्रोमेटिन के अंदर जो बेसिक हिस्सा है यूक्रोमेटिक क्रोमोसोम का, जो यूक्रोमेटिक क्रोमोसोम जो जब वो क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है तो उसके अंदर जो बेसिक रिपीटेटिव स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियोसोम्स। उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम्स। ये जो बार बार रिपीट हो रहा है, ये यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ये जो बार बार क्रोमेटिन में ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसे क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम इज अ बीड लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है, बीड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है, बीड लाइक स्ट्रक्चर। और कोई पूछे क्रोमेटिन क्या है, तो ध्यान रखना क्रोमेटिन क्या है, तो इतनी सी बात याद रखना, क्रोमेटिन क्या है, ये डीएनए प्लस प्रोटीन की असेंबली है। तो क्रोमेटिन क्या है, डीएनए प्लस प्रोटीन। और कोई पूछे प्रोटीन कौन से, तो दो तरीके के प्रोटीन यहां पर होते हैं, एक तो स्टोन प्रोटीन और दूसरे कई सारे प्रोटीन होते हैं जिन्हें कहा जाता है नॉन स्टोन प्रोटीन। स्टोन प्रोटीन एंड नॉन स्टोन प्रोटीन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। तो अब तक तो दो लाइनें लिखनी थी कि ज्यादातर सेल्स के अंदर न्यूक्लियस इंटरफेस स्टेज में होता है, इसलिए डीएनए क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है। क्रोमेटिन के अंदर जो बेसिक रिपीटेटिव यूनिट है वह न्यूक्लियोसोम्स कहलाती है। क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन की असेंबली है। प्रोटीन्स स्टोन भी हो सकते हैं और नॉन स्टोन भी हो सकते हैं। इतना सा नोट डाउन किया। तो ये जो येलो कलर से बता रखे हैं वह स्टोन प्रोटीन है, और उसके अलावा जो यहाँ पर प्रोटीन बता रखे हैं वह सारे सारे कैसे प्रोटीन है, नॉन स्टोन। ये सारे सारे प्रोटीन कैसे हैं, नॉन स्टोन प्रोटीन से। बाकी के सारे जितने भी प्रोटीन बता रखे हैं वह नॉन स्टोन प्रोटीन है। और इस क्रोमेटिन में जो बार बार बेसिक यूनिट रिपीट हो रही है उसे कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। खैर ये बात आपको मुझे उम्मीद है कि पता होगी। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करते हैं, जो बेसिक यूनिट बार बार रिपीट हो रही है जिसे न्यूक्लियोसोम्स कहा जाता है। हालांकि सेल बायोलॉजी में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ पर थोड़ा सा मुझे इसकी आवश्यकता थी इसलिए मैं इसको थोड़ा यहाँ पर बता रहा हूं कि दोस्तों ये जो बार बार स्टोन प्रोटीन प्लस या मोर ओवरली कोर स्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए की जो असेंबली बन रही है, इस असेंबली को कहा जाता है, जो बेसल स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। ठीक है, कोर स्टोन जो येलो कलर से बता रखा है वो सारा सारा क्या है, कोर स्टोन ऑफ न्यूक्लियोस। और हर कोर स्टोन और डीएनए, एक न्यूक्लियोसोम के हिस्से में कितना डीएनए आता है, लगभग 200 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स। दोस्त क्या हम ये भी कह सकते हैं 200 बेस पेयर के आसपास डीएनए आता है। न्यूक्लियोसोम्स के हिस्से में लगभग कितना डीएनए आता है, 200 न्यूक्लियोटाइड पेयर। ज्यादा बेटर टर्म है पर पुरानी किताबों के हिसाब से 200 बेस पेयर हमने कह दिया।
और एक न्यूक्लियोसोम और दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए है उसे कहता है लिंकर डीएनए, एंड दिस लिंकर डीएनए इज सेंसिटिव, इट इज सेंसिटिव टू न्यूक्लियस, आराम से उसे कट किया जा सकता है। तो इस मॉडल को बीड ऑन स्ट्रिंग मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोसोम, फिर उसके बीच में लिंकर डीएनए, दूसरा न्यूक्लियोसोम। इसी एक न्यूक्लियोसोम की बात करें तो एक न्यूक्लियोसोम के हिस्से में लगभग 200 बेस पेयर डीएनए आता है। तो न्यूक्लियोसोम में क्या है, इस तरीके से एक न्यूक्लियोसोम में बात करें तो कोर स्टोन प्रोटीन और उसके ऊपर लगभग 1.7 टन कॉइल्ड डीएनए। सो देयर आर कोर स्टोन प्लस 1.7 टन में लगभग 147 बेस पेयर डीएनए, 1.7 टन 147 बेस पेयर डीएनए which is in direct contact with protein, और बाकी का जो पीछे बचा लगभग 53 बेस पेयर का डीएनए, जिसे हम क्या कह रहे हैं, लिंकर डीएनए। हालांकि लिंकर डीएनए की लेंथ है वो वेरिएबल हो सकती है, एक की बात की, इस तरह से दूसरा न्यूक्लियोसोम, तीसरा न्यूक्लियोसोम एंड सो लिखा। और कोर स्टोन कौन कौन से होते हैं, अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। कोर स्टोन का मतलब H2A, H2B, H3, H4, और इन सभी कितनी कितनी कॉपीज, दो कॉपीज। इसलिए कोर स्टोन कैसा है, तो कोर स्टोन कैसा है, ऑक्टामर है। 2x अगर नहीं समझ में आए तो 2 कॉपी ऑफ ईच, इसलिए स्ट्रक्चर कैसा बना, ऑक्टामरिक स्ट्रक्चर बना। 220 पेयर 400 न्यूक्लियोटाइड, हाँ बिल्कुल कह सकते हो। वैसे डबल स्ट्रैंडेड है तो हम 400 न्यूक्लियोटाइड क्यों, 220 पेयर तो 200 न्यूक्लियोटाइड इस स्ट्रैंड में और 200 न्यूक्लियोटाइड दूसरे स्ट्रैंड में, इसलिए न्यूक्लियोटाइड पेयर कह रहे हैं, ठीक है। ओके चलो आगे बात करते हैं। यहां तक की बातें आपको उम्मीद करता हूं पता होगी। अगर दोस्तों इस न्यूक्लियोसोम वाले स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियस से डाइजेस्ट करें तो जो बीच वाला लिंकर डीएनए उसे हटाया जा सकता है, और सिर्फ आपके हिस्से में क्या आएगा, न्यूक्लियोसोम, और ऐसा डीएनए जो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना। और न्यूक्लियोसोम का डायमीटर कितना होता है, लगभग 11 nm। तो ये वाला हिस्सा हम पहले भी कह चुके हैं, जो लिंकर डीएनए है, दिस इज वेरी मच सेंसिटिव टू द न्यूक्लियस। जैसे S1 न्यूक्लियस है, आसानी से इस लिंकर डीएनए को डिग्रेड कर देता है। और अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर बचा उसको अगर हम सॉल्ट का ट्रीटमेंट देकर अलग करें, है ना, सॉल्ट का ट्रीटमेंट दिया, अलग किया, तो हमारे पास एक आएगा स्टोन का ऑक्टामर और 147 बेस पेयर का या न्यूक्लियोटाइड पेयर का डीएनए, यानी लगभग इसका मतलब 53 न्यूक्लियोटाइड पेयर का क्या था, दैट वाज अ लिंकर डीएनए। वो क्या था, लिंकर डीएनए इज इट डिग्रेडेड बाय एंडोन्यूक्लियसेस ने उसको डिग्रेड कर दिया, ठीक है। अब अलग करने पर प्रोटीन जो अलग हुआ दैट इज स्टोन ऑक्टामर, और स्टोन ऑक्टामर में 2 सबनेट्स H2A की है, 2 सबनेट H2B की है, 2 सबनेट H3 की है और 2 सबनेट H4 की। इस तरीके से बना हमारा ऑक्टामरिस्ट। स्टोन प्रोटीन्स कैसे प्रोटीन्स हैं, थोड़ा उसके बारे में आपको आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए। स्टोन प्रोटीन्स कैसे हैं, स्टोन प्रोटीन्स आर बेसिक प्रोटीन्स। कैसे हैं, बेसिक प्रोटीन। क्यों, क्योंकि वह लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच है, ये अमीनो एसिड्स इसमें ज्यादा पाए जाते हैं, लगभग 20% लाइसिन और आर्जिनिन होते हैं, इसलिए एसिडिक डीएनए के साथ बाउंड रहते हैं। स्टोन प्रोटीन्स कंजर्व्ड प्रोटीन्स है, कैसे हैं, कंजर्व्ड प्रोटीन्स, यानी ईस्ट से ह्यूमन तक डिफरेंसेस काफी कम देखने को मिलते हैं। वेरिएंट्स ऑफ ऑल स्टोन आर नोन, सभी स्टोन के वेरिएंट्स हैं
आगे हम पढ़ेंगे कि कई सारे वेरिएंट्स स्टोन के नोन है। H2A के वेरिएंट, H2B के वेरिएंट, H3 का वेरिएंट, H4 का वेरिएंट। बट आउट ऑफ दिस H4 इज मोस्ट कंजर्व्ड। सबसे ज्यादा कंजर्व्ड कौन है? क्योंकि उसके वेरिएंट सबसे कम देखने को मिलते हैं। एंड H1 की तो अभी मैं बात ही नहीं की है, आगे हम देखेंगे। H1 जिसको हम लिंकर स्टोन भी कहते हैं, अभी उसके बारे में बात करेंगे। लिंकर स्टोन इज हाईली वेरिएबल। सबसे ज्यादा वेरिएबल कौन सा है? लिंकर स्टोन है। ठीक है, चलो, तो ये थोड़ी सी जानकारी हमने प्राप्त की स्टोन प्रोटीन्स के बारे में। 4 तरीके के कोर स्टोन्स हैं, H2A, H2B, H3 और H4। अब दोस्तों थोड़ा सा और आगे चले कि कैसे ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो हमने क्या कहा कि लगभग डीएनए कितना कॉइल्ड होता है? 1.7 टर्न्स ऑफ डीएनए। और जिधर से डीएनए एंटर करता है या डीएनए एग्जिट करता है, उधर की तरफ दोस्तों होते हैं प्रोटीन्स आपके H3 और H4। ये कौन सा प्रोटीन है? H3 जो ब्लू कलर से बता रखा है, जो ग्रीन कलर से बता रखा है वह H4। एंट्री और एग्जिट साइड में जहां से डीएनए एंटर कर रहा है और एग्जिट कर रहा है, यहां से डीएनए एंटर कर रहा है, यहां से डीएनए वापस एग्जिट कर रहा है, तो जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वहां स्वागत करने के लिए कौन है? H3 और H4। और जो बेसल साइड है उधर की तरफ कौन सा प्रोटीन है? H2A और H2B। ठीक है, तो अगर इसको और सरल स्ट्रक्चर में ड्रॉ करना चाहें आप तो इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे, इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरीके से फॉर्मेट में ड्रॉ कर सकते हैं आप, और फिर ऐसे बता सकते हैं कि इसके साथ डीएनए कॉइल्ड, इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से डीएनए इसके ऊपर कॉइल्ड है और इधर से वापस निकल रहा है, इस तरीके से भी आप इसको बता सकते हैं। तो जहां से एंट्री और एग्जिट हो रही है, जहां से एंट्री और एग्जिट हो रही है वहां पर कौन सा प्रोटीन है, तो उसको भी अलग अलग कलर दे देते हैं। ये प्रोटीन कौन सा है, ये वाला प्रोटीन कौन सा है, ये वाले प्रोटीन कौन से हैं एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर। ध्यान रखना, जहां एंट्री और एग्जिट पॉइंट हो रही है वहां पर कौन से प्रोटीन है? H3 और H4। और दूसरी तरफ जो साइड है, उधरी तरफ जो प्रोटीन है दोस्तों, यहां पर जो प्रोटीन अगर ड्रॉ करना चाहें, अलग कलर दे देते हैं इनको। ये है हमारा, एक पीछे और छुपका सा दिखा देते हैं, और यहाँ पर कुछ अलग कलर क्या ये बता देते हैं। इधर की तरफ बेसल साइड पर जो प्रोटीन है वह कौन है? H2A, H2B। H2A और ये कौन सा है? H2B। ऑक्टामर है, 8 सबनेट का बना हुआ स्ट्रक्चर है। सो स्टोन, ऑब्वियसली जब स्टोन खुद इंडिविजुअल कंजर्व्ड है तो पूरे स्ट्रक्चर भी कंजर्व्ड ही रहेगा। हाँ, ये न्यूक्लियोसोमल स्ट्रक्चर कहां नहीं पाया जाता? तो एक्सेप्ट ऑफ स्पर्म। स्पर्म के अंदर न्यूक्लियोसोमल स्ट्रक्चर नहीं होता है ना, वहां पर कुछ अलग तरीके का स्ट्रक्चर होता है। बाकी सब जगहों पर न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर। ठीक है, और दोस्तों हर एक स्टोन प्रोटीन की देखोगे तो एन टर्मिनस बाहर की तरफ होता है और सी टर्मिनस अंदर की तरफ छुपा होता है। सबका एन टर्मिनस है प्रोटीन का बाहर की तरफ होगा, सबका एन टर्मिनस होगा बाहर की तरफ सब प्रोटीन का। प्रोटीन का एक अमीनो टर्मिनस भी होता है, प्रोटीन का एक कार्बोक्सिल टर्मिनस भी होता है। कार्बोक्सिल टर्मिनस यानी पूंछ अंदर की तरफ छुपी हुई होती है, और एन टर्मिनल सभी स्टोन प्रोटीन का बाहर की तरफ देखने को मिलता है। ठीक है, और दोस्तों जो ये लिंकर डीएनए है वहां पर बाइंड होता है लिंकर H1, है ना। तो एक ये आपका न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, यहां पर आपने डीएनए को कॉइल कर कर बता दिया। सपोज इसके ऊपर कुछ डीएनए ऐसे कॉइल हो रहा है, फिर यहां से वापस और डीएनए कॉइल हो रहा है। यहां पर जो लिंकर डीएनए है वहां पर बाइंड हो सकता है हमारा लिंकर H1, ये स्टोन H1। और जैसे ही न्यूक्लियोसोम के साथ H1 प्रोटीन आकर बाइंड होता है
तो इसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल की जाती है, दैट इज रेफर्ड टू एज क्रोमेटोसोम। क्या कहते हैं उसे? क्रोमेटोसोम। ठीक है। न्यूक्लियोसोम के अंदर कोर स्टोन और डीएनए आता है। कोर स्टोन के साथ H1 स्टोन भी लिखते हो, फिर उसको न्यूक्लियोसोम कहने की बजाय क्या कहा जाता है? क्रोमेटोसोम। बस शिखा 10 मिनट का और इंतजार करो, बस अभी हमारा काम हो जाएगा। अब तो हमने पढ़ ही लिया पूरा पूरा। चलो आगे बात करते हैं। तो स्पर्म इट लैक न्यूक्लियोसोमल स्ट्रक्चर, इट लैक न्यूक्लियोसोमल स्ट्रक्चर, उसमें न्यूक्लियोसोम्स नहीं होते, वहां प्रोटामीन्स होते हैं, अलग तरह के प्रोटीन्स होते हैं। आगे देखें दोस्तों, अगर आप जो डीएनए कांटेक्ट में आ रहा है, डीएनए कांटेक्ट में आ रहा है प्रोटीन के, उसको थोड़ा ध्यान से देखें। तो डीएनए जो कांटेक्ट में आ रहा है वो कौन सा हिस्सा कांटेक्ट में आ रहा है? डीएनए का कौन सा हिस्सा कांटेक्ट में आ रहा है? माइनर ग्रूव। ये जो बड़ा सा ग्रूव है इसे कहते हैं मेजर ग्रूव। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा सा डीएनए का ग्रूव है उसे कहते हैं मेजर ग्रूव, और ये जो छोटा छुटकू सा ग्रूव था जो स्टोन के साथ कांटेक्ट में आ रहा है उसे कहते हैं माइनर ग्रूव। तो ध्यान रखिएगा कि एटी-रिच माइनर ग्रूव स्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएट होता है और खूब सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जीसी वाला बाहर की तरफ, जीसी वाला बाहर की तरफ, एटी वाला अंदर की तरफ। तो लगभग 142 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं डीएनए और स्टोन कोर के अंदर, और माइनर ग्रूव है वह स्टोन प्रोटीन के कांटेक्ट में होता है, मेजर ग्रूव है डीएनए का वह बाहर की तरफ होता है। अब फौजिया इतना तो होगा ना 240 पीआर पर, उसमें मैं भी क्या कर सकता हूं बेटा? उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप गूगल भी करोगे तो आप एक्चुअली 3 घंटे की रोज मूवी देख रहे हो, पहले मेरी, फिर 2 घंटे की एक शॉर्ट मूवी देख रहे हो इकोलॉजी की, तो आप रोज देखो 2 मूवीज आप देखोगे तो क्या होगा? शाम को उनकी क्लास होगी जिनका थोड़ा सा एनिमल फिजियोलॉजी छूटा हुआ है, उन सिर्फ उन पर्टिकुलर बच्चों की। यहां से समझ में आया कौन सा डीएनए का हिस्सा प्रोटीन के कांटेक्ट में है? माइनर ग्रूव वाला। अच्छा एप्टीट्यूड है 4 बजे, ओके ठीक है। एप्टीट्यूड तो मजे वाली बात है, एप्टीट्यूड की क्या आप तनाव ले रहे हो? एप्टीट्यूड इज फन, ठीक है? है ना? तो बस हमें से यहां से लिखना है एटी-रिच माइनर ग्रूव of DNA is in contact with stone proteins, और इंटरेक्शन कैसे है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे इंटरेक्शन? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, और तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको आप क्या कहते हैं? सॉल्ट ब्रिज भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक या सॉल्ट लिंकेज, ये 3 तरीके के इंटरेक्शन होते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या भी अगर याद रखो 142। अरे वाह, एग्जाम में सीधा आ जाए कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। चल कि पूरे डीएनए में अब रिजा आईएफएस में ज्वाइन किया है तो पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, नहीं तो एग्जाम की डेट भी आ जाएगी, है ना? देखो इवनिंग के अंदर जनरल एप्टीट्यूड की क्लास का नोटिफिकेशन आ चुका होगा, जिनका भी नोटिफिकेशन आया वो देखें एक बार। टाइम टेबल सुबह 8 बजे से 1 बजे तक अपनी लाइव क्लासेस है, और जनरल एप्टीट्यूड की शाम को इवनिंग शिफ्ट होती है। और लाइव क्लास वो तो जनरल एप्टीट्यूड इज फन, इवनिंग क्लासेस के अंदर लाइफ साइंसेस नहीं होता बेटा। ओके, ये बात समझ में आई? आगे बात करते हैं। अब ये बात मुझे इसलिए बतानी जरूरी है दोस्तों कि यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के अंदर सिर्फ डीएनए को ही रेप्लिकेट नहीं करना है,
हिस्टोन प्रोटीन को भी तो डबल करना पड़ेगा। तो यहां से न्यूक्लियोसोम की डिसअसेंबली होगी यहां पर, और पीछे पीछे जो डीएनए बनेगा वहां पर असेंबली होनी चाहिए, वापस नए यहां पर सिंथेसिस होनी चाहिए नए डीएनए पर रेप्लिकेशन दौरान। ये कैसे होता है? तो दोस्तों इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस और हिस्टोन चैपेरोन प्रोटीन। एक इंपॉर्टेंट हिस्टोन चैपेरोन प्रोटीन का नाम है फैक्ट। फैक्ट स्टैंड्स फॉर फैसिलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है, फैसिलेशन इन ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोटीन क्या करता है? ये प्रोटीन हेलिकेज से आगे आगे चलता रहता है, एमसीएम हेलिकेज से आगे आगे चलता रहता है, और न्यूक्लियोसोम को बिखेर के छोड़ देता है। H3H4 को अलग, H2A H2B को अलग। जो H3H4 है उनको डीएनए के साथ जोड़ के पीछे चिपका के रखता है। H3H4 तो रेप्लिकेशन मशीनरी के पास में ही रहते हैं, H3H4 तो न्यूक्लियर मशीनरी के पास में ही रहते हैं, लेकिन H2A H2B पूरी तरीके से डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो H3H4 के टेट्रामर है वह रेप्लिकेशन 4 के पास पास रहते हैं, कुछ लीडिंग स्ट्रैंड के साथ, कुछ लैगिंग स्ट्रैंड के साथ H3H4, और H2A H2B के डायमर्स पूरे हट जाते हैं। ये काम कौन करता है? फैक्ट। तो फैक्ट यानी फैक्ट एक हिस्टोन का चैपेरोन है, वह आगे वाले डीएनए से न्यूक्लियोसोम्स को हटाता रहता है। हटाता कैसे है? एक टेट्रामर किसका? H3H4 का, और दो डाइमर किसके? H2A H2B के। डाइमर्स पूरी तरीके से हट जाते हैं, और H3H4 वाले टेट्रामर आधे कुछ लीडिंग स्ट्रैंड पर लगा दिए जाते हैं, कुछ लैगिंग स्ट्रैंड पर लगा देते हैं। सो H3H4 टेट्रामर्स रिमेन इन अ विसिनिटी ऑफ 4, जबकि H2A H2B डाइमर्स हैं वो कंप्लीटली रिलीज हो जाते हैं। तो H3H4 टेट्रामर तो यहां पर लगे हुए हैं, टेट्रामर यहां पर लगे हुए हैं, और H2A H2B डायमर पूरे बिखर कर अलग हो गए। चैपेरोन्स क्या है? चैपेरोन्स जो प्रोटीन फोल्डिंग में, प्रोटीन असेंबली में मदद करते हैं, उन प्रोटीन को चैपेरोन्स कहते हैं। जैसे यहां पर न्यूक्लियोसोम की डिसअसेंबली और असेंबली में ये काम कर रहे हैं, इसलिए उनको कहा चैपेरोन्स। ठीक है, तो फैक्ट ने आगे से चीजों को तोड़ा और बिखेर दिया, जिसमें से टेट्रामर तो फिर भी लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि डाइमर्स पूरी तरीके से बिखर गए। और इसी दौरान एस फेज के अंदर ही बात कर रहे हैं, एस फेज में देयर इज आल्सो अ स्टोन, न्यू स्टोन्स आर सिंथेसाइज्ड। स्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस भी कहां पर होती है? एस फेज में, चाहे वह H2A है, H2B है, H3 है, H4 है। आधा 50% तो पुराना इस्तेमाल हो जाएगा, बाकी के 50% आपकी न्यू सिंथेसिस होगी, और वह भी कहां पर होती है? एस फेज में। एग्जाम में सीधा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टोन प्रोटीन कौन सी स्टेज पर सिंथेसाइज होते हैं? तो एस फेज में सिंथेसिस होती है, डीएनए की भी और स्टोन प्रोटीन की भी। अब फैक्ट ने आगे वाला काम तो कर दिया, पीछे काम कौन करता है? तो जो नए स्टोन सिंथेसाइज हुए उनको लीडिंग और पुराने स्टोन को मिलाकर वापस हमें न्यूक्लियोसोम्स बनाने हैं, इसमें काम कौन करता है? तो हमने कहा फैक्ट है, उसने क्या किया? H3H4 टेट्रामर कुछ इधर की तरफ जोड़ दिए, कुछ H3H4 टेट्रामर यहां पर जोड़ दिए। पीछे काम करता है एक प्रोटीन जिसका नाम है कैफ1। क्या नाम है प्रोटीन का नाम? कैफ1। वो कैफ1 वापस कुछ H3H4 टेट्रामर को लीडिंग स्ट्रैंड पर जोड़ देता है और कुछ को लैगिंग स्ट्रैंड पर जोड़ देता है। कैफ1 इज क्रोमेटिन असेंबली फैक्टर। क्रोमेटिन असेंबली फैक्टर, लास्ट स्लाइड है, ध्यान रखना, टेंशन मत लेना। क्रोमेटिन असेंबली फैक्टर कैफ1। तो फैक्ट डायरेक्टली H3H4 के टेट्रामर को रेप्लिकेशन मशीनरी को दे देता है, रेप्लिकेशन मशीनरी इनको पकड़ा देता है कैफ1 को, जो बैक साइड में काम कर रही है, और कैफ1 क्या करता है कि कुछ टेट्रामर को लीडिंग स्ट्रैंड पर, कुछ टेट्रामर को लैगिंग स्ट्रैंड पर जोड़ देता है, और
तो कैफ1 की मदद करता है एक और फैक्टर रेफर टू एज नेफ1, जो न्यू क्रोमेटिन असिस्टेड या न्यू क्रोमेटिन असेंबली फैक्टर है, या कैफ के साथ एक और फैक्टर काम करता है जिसका नाम है नेफ1। ये जो नए H2A H2B है, पुराने H2A H2B है, उनको भी साथ में जोड़ता है। तो सिर्फ दो बातें याद रखनी है। आगे से डिसअसेंबली कौन करता है, तो इतनी सी बात याद रख लोगे तो लाइफ बन गई। तो डिसअसेंबली कौन करता है, तो डिसअसेंबली करता है, बस बाकी कुछ याद रखो नहीं रखो, फैक्ट, ये फैक्ट सच्चाई है, डिसअसेंबली। और रीअसेंबल कौन करता है, इतना सा याद रख लोगे तो काम बन गया। रीअसेंबल करने का काम करता है मेन तो कैफ1, क्रोमेटिन असेंबली फैक्टर 1, एंड उसके साथ काम करता है नेफ1। बस इतनी सी बात याद रखनी है। डिसअसेंबली कहां होगी, अहेड ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। रीअसेंबली कहां पर होगी, पीछे की तरफ। रीअसेंबली के अंदर 50% स्टोन पुराने वाले इस्तेमाल होते हैं, बाकी के 50% नए बनते हैं। कुछ न्यूक्लियोसोम में सारे नए प्रोटीन हो सकते हैं, कुछ न्यूक्लियोसोम में सारे पुराने प्रोटीन हो सकते हैं, पर ज्यादातर न्यूक्लियोसोम में 50% प्रोटीन नए होते हैं और 50% प्रोटीन पुराने होते हैं। इतनी सी बात याद रहेगी। याद इतनी सी बात नोट कर सकते हो, पूरी बात लिखो नहीं लिखो, इतनी बात तो याद रख सकते हो आप। तो इससे मुझे पूरी संभावना है कि 4 नंबर का क्वेश्चन इस बार बनेगा, क्योंकि इस पोर्शन को अभी तक सीएसआर ने टारगेट नहीं किया। ठीक है, तो ये स्लाइड हमें क्या समझा रही है, ये स्लाइड हमें ये समझा रही है कि आगे बुलडोजर चलाता हुआ चल रहा है फैक्ट, सारे मकानों को तोड़ता जा रहा है, जिसमें से H3H4 टेट्रामर तो वो पढ़ा देता है कैफ1 को। कैफ1 उन टेट्रामर को हिफाजत से कुछ को लीडिंग स्टैंड पर जोड़ देता है, कुछ को लैगिंग स्टैंड पर जोड़ देता है। और कैफ1 की मदद करता है नेफ1, जो नए स्टोन प्रोटीन्स हैं और पुराने जो H2A H2B बिखर गए थे उन सबको समेट कर पीछे की तरफ जो दो नए स्ट्रैंड्स बन रहे हैं उनमें रीअसेंबली करने का काम करता है। बस दैट्स इट, उसके अलावा हमें कुछ याद नहीं रखना है। दैट्स इट। ओके, सो दिस इज फ्रॉम माय साइड आज की क्लास के लिए। ठीक है, कल हम और बहुत मजेदार चीज पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर टुडेज इंटरेस्टिंग सेशन।